स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ये नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो है ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता होती है। वो शासक या राजा क्या करता है, उसके अंदर आने वाले विभिन्न विभागों को आपस में कंट्रोल करता है और आपस में सबका तालमेल बना रहे उस हिसाब से उनको काम करवाता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर के विभिन्न संस्थान, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है हमारा पाचन संस्थान है, कंकाल तंत्र है, श्वसन संस्थान है, उन सभी के द्वारा किए गए कार्यों को कोऑर्डिनेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हार्ट है, किडनीज है, सबके कामों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, कंट्रोल करना, वो सब काम हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। तो ये एक शासक या राजा की तरह होता है जो की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट नियमित करता है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह से उससे सामना करना है, ये सब इसके द्वारा किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम शासक है जो कोऑर्डिनेट करता है और जो सेंसेशंस क्या होती हैं, संवेदनाएं, वो संवेदनाएं जो शरीर में बाहर से सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आती हैं, संवेदी ज्ञानेंद्रियां जो 5 होती हैं, उनको भी कैसे ग्रहण करना है, उनके अनुसार शरीर क्या प्रतिक्रिया दिखाता है, वो सब भी इसके द्वारा देखा जाता है। अब है इसके फंक्शंस। जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके क्या काम है। सबसे पहला काम है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी बिना इच्छा के भी हमारे शरीर में चलती रहती हैं, उन क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपके शरीर में आपका दिल धड़क रहा है, आपकी किडनीज काम कर रही हैं, आपका आमाशय भोजन को पचा रहा है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जब किसी व्यक्ति की कोई काम करने की इच्छा ना हो तब भी ये क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। उसके बाद है ऐच्छिक पेशीय क्रियाएं, जो हमारी इच्छा से मांसपेशियों में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब उनको ये नियंत्रित करता है। उसके बाद उस अंग की क्रियाएं आपस में, एक अंग के विभिन्न भाग आपस में जो क्रियाएं करते हैं उनको हार्मोनाइज करना। हार्मोनाइज मीन्स उनको आपस में तालमेल बिठाना, एक दूसरे के अनुरूप वो काम करें, एकता में मिलजुल कर काम करें। और तीसरा एडजस्ट करना, समायोजन। हमारे शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र आपस में एक दूसरे के साथ अनुरूप एडजस्ट करके काम करते हैं, समायोजित करके काम करते हैं। तो ये सब भी ऐच्छिक मांसपेशियों की क्रियाओं को कंट्रोल, हार्मोनाइज और एडजस्ट ये करने में ये मदद करता है। तीसरा है बाहरी संसार से संपर्क। जो हमने यहाँ सेंसेशंस का पढ़ा था, तो सेंस ऑर्गन्स 5 हमारे संवेदी अंग होते हैं, जिसमें कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा होती हैं, जो बाहर के वातावरण की सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारा बाहर के संसार से संपर्क रहता है। उसके बाद चौथा है मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हमारे मस्तिष्क के द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे सोचना, याद करना, तर्क वितर्क करना, किसी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों हुआ, उन सबको। और जो हम भावनाओं को प्रकट करते हैं, हमारा गुस्सा है, हमारा दुख है, उन सभी क्रियाओं को हमारी नर्वस सिस्टम जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद 5वां है केंद्रीय नाड़ी संस्थान को आवेगों से दूर रखता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रतिदिन की आवेगों से, उन चीज़ों से दूर रखता है ताकि वो अपना काम शांतिपूर्वक करता रहे। उसके बाद है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग। तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसे बोलते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, इसको बाहरी तंत्रिका तंत्र या प्रेधीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS,
इसको स्वतंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। अब सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें हमारे मुख्य दोनों भाग अंग आते हैं। पहला है ब्रेन, मस्तिष्क, दूसरा है स्पाइनल कोड, सुषुम्ना नाड़ी या मेरुरज्जु। हमारा ब्रेन हमारी खोपड़ी के अंदर स्थित रहता है और हमारी स्पाइनल कोड या सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये नली सुरक्षित रहती है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अंग होते हैं जो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के लिए डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बाहरी परिधीय तंत्रिका तंत्र में, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली सारी नाड़ियों को नर्व्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो सब इसमें आती हैं। तो जो मस्तिष्क से, ब्रेन से निकलने वाली नाड़ियां होती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स को बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नाड़ियों को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। दोनों तरह की नाड़ियां, चाहे वो अंगों से संदेश मस्तिष्क तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाए या फिर वहां से आदेश को अंगों तक पहुंचाएं, वो सब नाड़ियां इसके अंदर आती हैं। तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS, स्वतंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो अनैच्छिक नियंत्रण वाले अंग हैं उनका कंट्रोल करती है। अनैच्छिक क्रियाएं करने वाले अंगों को कंट्रोल करती है और उनको कोऑर्डिनेट, संयोजन, आपस में मिलजुल कर वो काम करें, उसमें ये मदद करती है। तो जैसे कौन कौन से अंग हुए, हार्ट हुआ, हमारा हृदय, स्टमक, हमारा आमाशय, इंटेस्टाइन, आंतें, ये सब अनैच्छिक नियंत्रण वाले अंग हैं। इनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल किया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, हिंदी में अनुकंपी, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको प्राणुकंपी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के हमने फंक्शंस कर लिए और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कर लिए। उसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक न्यूरॉन के बारे में बताना पहले चाहूँगी मैं। न्यूरॉन चैप्टर में तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हमें पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अब ये न्यूरॉन क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। इस इकाई में सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है, और इसको फिर अगर चोट लग जाए तो रिपेयर नहीं हो सकता और इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, और पहले वाली नष्ट होगी तो उसकी जगह नई कोशिकाएं नहीं ले सकती। तो इसमें जो भी आघात या चोट या नुकसान होता है वो परमानेंट होता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नर्वस सिस्टम की गति क्रियाएं जो हैं वो स्लो डाउन होती जाती हैं, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स हैं वो कम होते जाते हैं। तो ये एक न्यूरॉन किस चीज से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बनता है न्यूरॉन। पहली चीज है नर्व सेल, दूसरा है नर्व फाइबर। नर्व सेल को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, और इससे ग्रे मैटर बनता है। ग्रे पदार्थ, ग्रे मैटर इससे बनता है। दूसरा है न्यूरॉन का दूसरा भाग नर्व फाइबर। नर्व फाइबर जो है उसको तंत्रिका तंतु बोलते हैं, इससे वाइट मैटर बनता है। ठीक है, तो इसमें नर्व फाइबर दो चीजों से मिलकर बना है, एक्सोन और डेंड्राइट्स। एक्सोन जो होते हैं एक मेन मुख्य लंबी मोटी शाखा होती है जिसको एफरेंट फाइबर भी बोलते हैं, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अंगों तक सूचनाओं को लेके जाती है, जो लंबी नलिका होती है, लंबी शाखा होती है। डेंड्राइट्स जो होती हैं ये छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, जैसे पेड़ की एक मेन जड़ होती है और बाकी साथ में छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उसी तरह से ये है छोटी छोटी शाखाएं या तंतु होते हैं जिन्हें एफरेंट फाइबर कहते हैं। ये शरीर के अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। उसके बाद न्यूरॉन में एक और चीज, एक वर्ड है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, साइनेप्स क्या होता है?
साइनेप्स वो होता है जहां एक कोशिका का एक्सोन जो है वो दूसरी कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान उस जगह से होता है, तो उसको साइनेप्स कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ बुक में से, जो कि आपका न्यूरॉन का डायग्राम है, उससे आप इसको समझ सकोगे। ये वाला चित्र है, ये न्यूरॉन है पूरा। ऊपर का जो ये कोशिका वाला भाग है ये नर्व सेल है, नर्व सेल या तंत्रिका तंतु जो इसका ग्रे मैटर बनाता है। ये जो लंबा है ये हमारा एक्सोन है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का चित्र है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके दो भाग थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम ब्रेन के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। हमारा मस्तिष्क जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ये 1000 अरब न्यूरॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। पुरुषों में इसका वजन 1250 ग्राम होता है, स्त्रियों में इसका वजन लगभग 1150 ग्राम होता है, और ये हमारी खोपड़ी की हड्डी में सुरक्षित रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ को तिजोरी में सुरक्षित रखना पड़ता है, तो ब्रेन या खोपड़ी जो है उसकी हड्डियों का जो पिंजरा बना होता है उसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। उसके बाद है ब्रेन का आवरण। आवरण उसके ऊपर का कवर। ब्रेन जो है उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं मेनिंगिस। मेनिंगिस जो है वो 3 झिल्लियों से बना है, 3 लेयर से बना है, और उन झिल्लियों के नाम बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर वाला ये, बीच वाली ये, और ये सबसे अंदर वाली झिल्ली होती है। बाहर वाली झिल्ली को हम ड्यूरामेटर बोलते हैं। ड्यूरामेटर जो है वो मोटे मजबूत घने और सटे हुए तंतुओं से बनी हुई होती है। मोटे मजबूत सटे हुए तंतु, जो इसकी अंदर वाली जो साइड होती है वो लगभग चिकनी होती है, समतल होती है। दूसरा है एरेक्नॉइड। ये बीच वाली लेयर है जो पतली और कोमल झिल्ली होती है। ये पतली है, कोमल है, और ये मोटी मजबूत है। ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे, जैसे ये मध्य वाली लेयर है एरेक्नॉइड के ऊपर, ऊपर मीन्स ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में, और नीचे का मतलब एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में एक तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस तरल पदार्थ को हम इसकी वजह से ये एक पानी की गद्दी की तरह झिल्ली मेनिंगिस काम करती है, जिससे हमारे ब्रेन को पोषण मिलता है और ब्रेन को आघात, चोट से रक्षा मिलती है। कोई भी झटका लगे, चोट लगे, उससे ब्रेन को बचाया जा सकता है इस आवरण की वजह से। जैसे आप पिल्लो के ऊपर कवर होता है, पिल्लो कवर चढ़ाते हैं, तो ब्रेन के ऊपर भी 3 झिल्लियों वाला आवरण है, जिसमें ड्यूरामेटर बाहर वाली, एरेक्नॉइड मध्य वाली, और पायामीटर अंदर वाली लेयर होती है। अब ये पायामीटर जो है ये इस वाले से भी पतला और कोमल होता है। ठीक है, तो एरेक्नॉइड मध्य लेयर से भी पतली और कोमल झिल्ली होती है। ये ब्रेन के साथ चिपकी हुई होती है, इसको ब्रेन से अलग नहीं किया जा सकता। ब्रेन की जो बाहर की संरचना होती है उसमें बहुत से उभार और गहराइयाँ होती हैं, तो उन उभारों में, गहराइयों में भी उसके साथ साथ चिपकी हुई होती है, और इसमें बहुत सी रक्त नलिकाएं होती हैं जो ब्रेन को पोषण देती रहती है। अब है ब्रेन के भाग। हमारे ब्रेन के भाग कितने हैं? ब्रेन के 3 भाग हैं। पहला भाग फोर ब्रेन जिसको अग्र ब्रेन कहते हैं, दूसरा मिड ब्रेन जिसको मध्य भाग कहते हैं, तीसरा हाइंड ब्रेन जिसको पश्च या पीछे वाला भाग कहते हैं। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क में मुख्य क्या होता है? सेरिब्रम, ठीक है, और इसको बड़ा मस्तिष्क भी कह देते हैं। मध्य जो ब्रेन होता है इसके 2 भाग होते हैं, रूफ और बेस। रूफ वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग, इसमें रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जो देखने और सुनने की क्रियाएं हैं उनके केंद्र होते हैं। बेस वाले भाग में ग्रेट मोटर पाथवे होता है जो हमारी बॉडी को, इसमें से मोटर पाथवे से क्या होता है, जैसे कि गाड़ियां निकलती हैं, गाड़ियों की जगह नर्व्स, नाड़ियां निकलती हैं जो शरीर के अंगों से ब्रेन तक जा रही हैं या ब्रेन से नीचे जा रही हैं।
और ये बॉडी का बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और आई की मूवमेंट, हम जो आंखों को घुमाते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। और मसल्स, मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसको टोन करना, इन सब के केंद्र बेस वाले भाग में होते हैं, मिड ब्रेन के बेस वाले भाग में होते हैं। तो उसके बाद है हाइंड ब्रेन, पश्च ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग जिसको पोन्स वैलोरली कहते हैं, ये सेतु भी बोलते हैं इसको। दूसरा मेडुला ओब्लोंगेटा, इसको सुषुम्ना शीर्षक बोलते हैं। तीसरा सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क या छोटा मस्तिष्क, छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। ये सुषुम्ना शीर्षक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फूल होता है उसके नीचे डंडी होती है, ठीक है, उसी तरह से ब्रेन के नीचे भी एक इसी तरह से ब्रेन स्टेम वाला भाग होता है। जो सबसे नीचे वाला भाग उसमें मेडुला ओब्लोंगेटा है, और ये मेडुला ओब्लोंगेटा आगे जाकर सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ता है, ठीक है। ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगेटा आगे जाकर सुषुम्ना नाड़ी या हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है जुड़ता है, इसीलिए इस भाग को सुषुम्ना शीर्षक, सुषुम्ना का शीर्ष टॉप वाला भाग जो होता है वो भी इसका नाम उससे रखा गया है। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।